एट्थ पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम सिविक्स भी कहते हैं, का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्या इसका नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसकी पहली सब हेडिंग क्या है? वाई डज आ कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है? ठीक है, तो साइड में एक कॉलम में कुछ दे रखा है। 1934 को क्या होता है, जो आपकी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वो डिमांड करती है किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। वो बोलती है हमारी भारत की कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली चाहिए। इस बात की डिमांड वो 1934 में करती है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद क्या होता है, ये जो असर्शन था कि इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की जाएगी, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा मूवमेंट क्रिएट करने लगी कि अब हमें चाहिए। तो दिसंबर 1940 को क्या होता है, पहली कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग होती है। ठीक है, उस मीटिंग का ही ये फ़ोटो आपको दे रखा है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग का पूरा पिक्चर आपको ये दे रखा है। दिसंबर 1946 से लेकर के आपके नवंबर 1949 के बीच में आपका कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली आपका कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करती है एक इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, जो फ्री होगा किसी भी प्रकार की डेस्टिनी को शेप देने से। 150 साल ब्रिटिश ने रूल करा, और 150 साल ब्रिटिश के रूल करने के बाद हमारे भारत का संविधान बना। हम जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने इस टास्क को बहुत ही आइडियलिज्म के साथ, फ्रीडम स्ट्रगल के साथ प्रोड्यूस किया था। उसके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस फोटो के अंदर आपको प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी दिख रहे हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को एड्रेस कर रहे हैं। यानी कि ये जो यहाँ पर खड़े हैं, ये जो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को क्या कर रहे हैं, आपका एड्रेस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। आज बहुत सारी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जिनके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, हालांकि सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के पास में अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सारी कंट्री जिनके पास में कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिव है, ये बात सही है। लेकिन सारी डेमोक्रेटिव कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशन है, ये वाली बात बहुत हद तक सही नहीं है। जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बहुत सारे पर्पस से सर्व करता है। यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का एक बहुत सारे मकसद होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं बेटा, एक मोटी सी किताब होती है जिसके अंदर सरकार को चलाने को लेकर के सरकार के कर्तव्य, नागरिकों के कर्तव्य, सरकार की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी उसमें लिखी हुई रहती हैं, और देश, सरकार और नागरिक सब उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, मैंने बताया आपको। सबसे पहले इसके बारे में जो आइडिया फॉर्म किया गया था, वो कंट्रीज़ ने किया था अपने लोगों की लाइफ को एस्पायर करने के लिए। इसी में एक कदम बढ़ाया। उसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें ये बताता है कि एक सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या होगा, एक सोसाइटी कैसी होगी। एक कंट्री जो होती है यूजुअली बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटीज़ से मिलकर के बनी हुई होती है, जिनकी अपने अलग अलग बिलीव्स होते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे के सारे लोग एक ही बात पर सहमत हों। ठीक है ना, हर लोग सारे इशू पे सहमत हो, ये ज़रूरी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन लोगों को मदद करता है, एक ऐसा रूल, एक ऐसा प्रिंसिपल देने की मदद करता है जिससे सारे के सारे लोग भारत में या फिर किसी भी कंट्री में जो सभी लोग हैं वो उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंग गवर्न करे। ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन रहती हैं। तो आप डेफिनेशन में बहुत हद तक ये वाली बात लिख सकते हो। A constitution helps serve as a set of rules and principles that all person in a country can agree upon as on the basis of their way in which they want the country to be governed। ठीक है, इसके अंदर आपका सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं आती, बल्कि ये एग्रीमेंट बहुत सारे आइडियल्स, बहुत सारे बिलीव, बहुत सारे अपहोल्डमेंट को भी कंटेन करता है। ये नेपाल के लोग हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं डेमोक्रेसी के लिए। इन लोगों ने स्ट्रगल करा 1990 में, तब जाके इनकी डेमोक्रेसी का स्टेबलाइजमेंट हुआ। 12 साल तक चली। 12 साल के बाद फिर से इन्होंने स्ट्रगल करा। 2002 में, अक्टूबर 2002 में किंग ज्ञानेंद्र जो थे, जो एक माओइस्ट पार्टी के थे, उन्होंने, वो गांव के थे, वो अपराइज होकर के आए और उन्होंने अलग अलग एक्सपेक्ट गवर्नमेंट के लोगों के सामने रखे, और आर्मी ने इस बात को भी सपोर्ट करा। जो किंग थे, फाइनली उन्होंने अपनी गवर्नमेंट की जो पोस्ट थी, ठीक है ना, हेड ऑफ द गवर्नमेंट की पोस्ट थी, वो हासिल की फरवरी 2005 में। और नवंबर 2005 में माओइस्ट ने क्या करी, बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करके एक 12 पॉइंट एग्रीमेंट साइन करा। ये एग्रीमेंट जो था साइन किया गया, पब्लिक के अंदर रखा गया, है ना। इस एग्रीमेंट के अंदर क्या था कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए और हमें पीस चाहिए। 2006 में जब लोगों ने मूवमेंट करा डेमोक्रेसी के लिए, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, तब जा कर के इट रिपीटली बहुत सारे किंग्स से उन्होंने रिफ्यूज़ करा देने के लिए कि नई डेमोक्रेसी नहीं आएगी। लेकिन उसके बावजूद अप्रैल 2006 के अंदर डेमोक्रेसी आई और तीसरी पार्लियामेंट का गठन किया गया, गवर्नमेंट बनाई गई, और 2008 में नेपाल जो था वो एक डेमोक्रेसी बन गया मोनार्की को अबॉलिश करने के बाद में। तो नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। ये कब हुआ? ये 2008 में हुआ।
ठीक है, आप इसके नेपाल के असर्सन के ही बहुत सारे ये फ़ोटो देख रहे हैं। तो हम चलो समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, कि दो कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन देखते हैं हम। एक तो नेपाल की देखते हैं, ठीक है ना, और नेपाल जो है हमारे इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर पर सिचुएट करता है। अनटिल रिसेंटली नेपाल जो है, अभी की बात करें तो क्या है, मोनार्की था। जब उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन जो था नेपाल का, जो 1990 में अडॉप्ट किया गया था, और दूसरा कब अडॉप्ट किया गया था बेटा, 2008 में। तो जो 1990 वाला कॉन्स्टिट्यूशन था नेपाल का, वो फाइनल अथॉरिटी पावर किसको देता था, राजा को देता था। जो लोग थे, पीपल्स ने मूवमेंट करे, ठीक है, बहुत सारे समय तक, डिकेट्स तक उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। 2006 में फाइनली वो सक्सीड हो पाए और उन्होंने राजा की पावर को ख़त्म कर दिया। और जब राजा की पावर ख़त्म करी तो लोगों ने बोला कि हम अपना नया संविधान लिखेंगे। उसके बाद जब उन्होंने अपना नया संविधान लिखा तो नेपाल के अंदर डेमोक्रेसी का स्टेबलाइजमेंट हुआ, नेपाल के अंदर लोकतंत्र आया। ये रीज़न था कि डिड नॉट वांट टू कंटिन्यू विद, वो प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके कंट्री के पर्टिकुलर आइडियाज़ को नहीं दिखाता था। इस वजह से उन्होंने लड़ाई करी और अपने भारत के अंदर दोबारा से डेमोक्रेसी का स्टेबलाइजमेंट करा। एक गेम था फुटबॉल वाला, जिसमें इन विच चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज विद द गेम ऑल टुगेदर। इसमें बात क्या है कि अगर आपने किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव कर दिया संविधान में, तो आपका पूरा का पूरा गेम भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। नेपाल के अंदर पहले मोनार्की थी, मोनार्की से लोकतंत्र आया, है ना। तो लोकतंत्र आया तो लोगों ने नई सोसाइटी को समझा, तो लोगों ने भी अपने अंदर बदलाव करे। जो नेपाल के लोग थे, उन्होंने नए संविधान को अपने देश के अंदर अडॉप्ट करा 2015 में। फिर से 1990 में आया, लोगों ने विद्रोह किया, 2008 में आया, 2008 में डेमोक्रेसी आई, फिर लोगों ने विद्रोह करा, फिर 2015 में आया। यानी कि वो लोग लगातार स्ट्रगल कर रहे हैं, 1990, 2006, 8 और फिर 2015 में भी। दूसरा इंपॉर्टेंट पर्पस है संविधान का कि ये तुम्हारे कंट्री के राजनीतिक यानी पॉलिटिकल सिस्टम के नेचर को डिफाइन करता है कि तुम्हारा संविधान कैसा होगा। यही बताता है कि तुम्हारे देश की सरकार कैसे चलेगी, कैसा उसका मेंटेनेंस होगा। नेपाल शुरुआत में जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने बनाया था, उस समय उसमें राजा रूल किया करते थे और राजा की अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हुआ करती थी, है ना। जब उसने डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट करा तो गवर्नमेंट और पॉलिटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से प्ले होने लगी और कॉन्स्टिट्यूशन उसमें बहुत क्रूशियल रोल प्ले करने लगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आई, उन गाइडलाइंस को फॉलो करके सरकार चलती थी, उन्हीं को फॉलो करके सोसाइटी चलती थी। डेमोक्रेसी के अंदर एक लीडर को अपनी पावर एक्सरसाइज करने का अधिकार तो होता है, लेकिन वो अपनी पावर एक्सरसाइज करता है जनता के बिहाफ पर, जनता की मर्जी से। ये हमेशा पॉसिबिलिटी रहती है कि लीडर जो है अपनी पावर का मिसयूज़ कर सकता है, लेकिन संविधान जो होता है वो हमें उसकी पावर का मिसयूज़ करने पर अपने आप को बचाने के अधिकार देता है, ठीक है ना। तो अगर आपका अथॉरिटी को मिसयूज़ किया जाएगा, इनजस्टिस किया जाएगा, तो लोगों के पास अधिकार है कि वो विद्रोह करें और उस सरकार को वहाँ से हटा दें। उसके बाद में डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर जो संविधान होता है वो रोल प्ले करता है कि किसी भी पॉलिटिकल लीडर के द्वारा अगर कोई भी मिसयूज़ किया जा रहा है अपनी पावर का, तो तुम उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। भारत के संविधान की अगर बात करें तो आपने इस चैप्टर लेटर, इससे आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, है ना, और दलित के बारे में। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने एक्सपीरियंस करा, ऊपर एक स्टोरी दे रखी है उसके अंदर, क्लास 7 की किताब में। इस चैप्टर में क्या है, आपको देखना है कि डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ना है। ओम प्रकाश ने बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन फेस करा क्योंकि वो दलित कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। आप भारत का संविधान पढ़ेंगे तो भारत का संविधान कहता है कि सभी को समानता का अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी जेंडर का हो, किसी भी जगह पर उसका जन्म हुआ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के पास में इक्वलिटी का अधिकार है। राइट टू इक्वलिटी हमारा फंडामेंटल राइट है, जिसे भारत के संविधान ने डिफाइन किया है, भारत के संविधान के अंदर वो लिखा हुआ है। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है संविधान का, कि डेमोक्रेसी के अंदर इंश्योर करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप हैं वो पावर का यूज़ ना करें और जो कम डोमिनेंट ग्रुप हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनको दबाने की कोशिश ना करें। अगर वो ऐसा करेंगे तो इसके बारे में पनिशमेंट भी होता है। कुछ अनहेल्दी सिचुएशंस होती हैं जिस डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, जब कोई मेजोरिटी जो है लगातार अपने डिसीजन को इन्फोर्स करती है और माइनॉरिटीज़ को एक्सक्लूड कर दिया जाता है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम किया जाता है, तो उसके अगेंस्ट में भी आपका संविधान बात करता है। यानी कि अगर मेजोरिटी अपने आप को ज़्यादा सोसाइटी में उठाने की कोशिश करे तो टायरनी उत्पन्न हो जाती है, टायरनी मतलब विवाद उत्पन्न हो जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादातर क्या करता है, बहुत सारे रूल्स इंश्योर करता है जिसकी मदद से कि माइनॉरिटी जो है वो अपनी उनको एक्सक्लूड ना किया जाए, जो भी चीज़ें मेजोरिटी के पास अवेलेबल हैं वो माइनॉरिटी के पास भी अवेलेबल रहे। दूसरा रीज़न क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये हमें बचाता है किसी प्रकार के मेजोरिटी के डोमिनेशन से जो कि माइनॉरिटी के ऊपर हो सकता है, ठीक है। तो डोमिनेशन से ये मैं प्रेफर करता है। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है कहाँ, इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब किसी एक कम्युनिटी का डोमिनेशन किसी दूसरी कम्युनिटी के ऊपर। मेंबर ऑफ कम्युनिटी डोमिनेट करती है जब एक ही कम्युनिटी के अंदर कुछ मेंबर किसी दूसरे मेंबर के
ऊपर अपना डोमिनेशन दिखाने की कोशिश करते हैं तो वो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन होता है। इंटर कम्युनिटी का मतलब होता है कम्युनिटी तो एक ही है, लेकिन जो लोग हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट दिखा रहे हैं। कोई ज़्यादा पैसे वाला है, कोई कम पैसे वाला है, ज़्यादा पैसे वाला कम पैसे वाले को दबा रहा है, उसको पानी नहीं पीने दे रहा, सड़क पर चलने नहीं दे रहा, उसको सामान नहीं रखने दे रहा। तो ये सब चीज़ें डोमिनेशन होती हैं, तो इसकी भी आपकी गारंटी संविधान देता है, इसके ऐसा आप नहीं कर सकते। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न क्या है कि संविधान जो है हम लोगों को सेव करता है ना। कैसे सेव करता है कि दिस में साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज़ मीन बाय दिस, ये ऐसा अजीब तो लग रहा है कि हमें वो सेव कैसे कर सकता है, लेकिन ये ऐसा है रियलिटी में। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेव करता है, ये बात हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कि अगर आप किसी डिसीजन को सरकार ले रही है, उसका बहुत बड़ा इफेक्ट आपके पास पड़ सकता है, तो आप उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है आप लोगों को। सर्टेन डिसीजंस थे, ठीक है ना, हो सकता है वो डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा लेवल पर आपके बिलीव्स को इफेक्ट कर रहे हों। पॉसिबल है कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं उनको स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किसी पार्टी को लेकर के, है ना, वो उसको सपोर्ट भी कर रहे हैं, है ना। कुछ कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो आपके इमोशंस हैं दे मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन जो आपका डिक्टोरियल रूल है जो चला आ रहा है, जो आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है। एक अच्छा संविधान जो होता है वो कभी अलाउ नहीं करता कि जो आपका बेसिक स्ट्रक्चर है वो उसको बदलने की कोशिश करे, और वो ना कभी अलाउ करता है कि वो तुम्हारे जो पहले के प्रोविजंस हैं उनको ओवरथ्रू करे। तुम्हारे जो अधिकार हैं, तुम्हारे जो फ्रीडम के राइट्स तुम्हें मिले हुए हैं, राइट टू सिटीजन्स तुम्हें मिले हुए हैं, उन सबको वो हटाए। वो ऐसा भी कभी नहीं करता है। अब हम देखेंगे भारत के संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट फीचर्स। 20वीं सेंचुरी की बिगिनिंग में भारत में नेशनल मूवमेंट चल रहे थे। भारत ने अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश से सेवरल डिकेड्स तक स्ट्रगल किया था, और इस स्ट्रगल के बाद फाइनली हम लोगों को क्या मिली थी, इंडिपेंडेंस ही मिली थी। लेकिन जब फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था तो नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने बहुत टाइम दिया था इसको। उन्होंने इमेजिंग करी थी, प्लानिंग करी थी कि अगर इंडिया जब फ्री हो जाएगा तो उसे कैसे हमें चलाना है। जब ब्रिटिश के अंडर में था तो बहुत सारे रूल्स बना रखे थे ब्रिटिश ने लॉ मेकिंग को लेकर के, बहुत सारे एक्सपीरियंस शेयर कर रखे थे। जो कॉलोनियल स्टेट थी, जो इंडियन थे वो फ्री थे। इंडिया जो है उसे डेमोक्रेसी होना चाहिए, ऐसा सब लोगों को लग रहा था कि सभी के साथ बराबर का अधिकार हो, सरकार बनाने में सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो, ठीक है ना। जो भी काम किए जाए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर, भारत के अंदर, वो एक पर्टिकुलर डिटर्मिनेशन के साथ में हो। उस समय ग्रुप जो थे कम से कम 300 लोग थे जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर बने थे, और 1946 से लगातार इसकी मीटिंग्स हुई। लगभग 3 साल हमारे भारत के संविधान को बनने में समय लग गया, लगभग 3 साल का समय हमें संविधान बनने में लगा था। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर थे, संवैधानिक सभा के जो सदस्य थे, उनमें इसमें पार्टिसिपेट करा। भारत के बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग जो अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्म से बिलोंग करते हैं, अलग अलग उनका कल्चर है, वो सभी इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन फॉर्म में चाहते थे। हमने भारत का संविधान रिटन है हमारे भारत का, और बहुत सारे इसमें टर्मोइल्स भी हैं। बहुत सारा जब हमारे भारत का और इन पाकिस्तान का क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ था, तो उस समय बहुत सारी प्रिंसली स्टेट ऐसी थी जिन्होंने अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया था। वो सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या था कि बहुत सारे इशूज़ थे जो प्ले कर रहे थे माइंड में, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के माइंड में, एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि आपका जो फाइनल डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होकर के आता है, जो कि आपका पॉवर्टी के एरेडिकेशन की बात करता है, आपकी सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करता है, जिसमें लोग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करने के लिए। तो अगर हम की फीचर की बात करें भारत के संविधान की, तो आपकी की फीचर को आप याद रखेंगे तो आपको देखना है भारत के अंदर क्या क्या दिक्कत है, मतलब भारत के अंदर कौन कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं। जैसे डाइवर्सिटी का कंसर्न हो सकता है, आपको यूनिटी बना के रखनी है, सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म आपको करने हैं, आपको रिप्रेजेंटेशन देना है सभी लोगों को असेंबली के अंदर। इन सब चीज़ों में बैलेंस रख करके आपको इंडिपेंडेंट इंडिया का संविधान बनाना है जो कि स्ट्रॉन्ग हो, सोसाइटी एक तरीके से डोमिनेटिव हो। पहला फीचर है आपका फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का मतलब होता है कोई ऐसी सरकार जहाँ पे सरकार का लेवल 1 या 2 से ज़्यादा स्तर का हो सकता है, जहाँ पे सरकार सेंटर पे अलग होगी, स्टेट पर अलग होगी। तीसरी सरकार होती है पंचायत की, इसके बारे में आप क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, है ना, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा। तो आपका जो एक कम्युनिटीज़ होती हैं इंडिया में, उसमें सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो हमारे भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, वहाँ से आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल करती है, और एक अनदर लेवल गवर्नमेंट होती है स्टेट के अंदर, जो अपने पर्टिकुलर एरिया को गवर्न करने के लिए रूल्स लॉ मेकिंग करती है। हर स्टेट अपनी अथॉरिटी, अपनी जो सोवरेनिटी है उसको मेंटेन करता है, अपनी पावर एक्सरसाइज करता है। नेशनल कंसर्न के बिहाफ पे कभी कभी स्टेट गवर्नमेंट को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज को मानने की जरूरत भी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट करता है कि कौन कौन से टायर ऑफ गवर्नमेंट होंगे और गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी स्पेसिफिक पावर होंगी। संविधान ने बताया है कि सरकार जो है वो मनी के लिए, वर्क के लिए, ठीक है ना,
अपना, और फेडरलिज्म के अंतर्गत जो स्टेट्स होती हैं वो उनका फेडरल गवर्नमेंट का ही एजेंडा नहीं होता, बल्कि उनको ये एजेंडा आपके संविधान ने दिया होता है। उसके यहाँ पे वो लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, हर लेवल पे गवर्नमेंट को गवर्न किया जाता है। दूसरा आपका फीचर होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये आपका डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट है, इसके बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। इसका मतलब है जो पार्लियामेंट बनाते हैं वो सारे के सारे सदस्य आपके चुनाव के दौरान इलेक्ट किए जाते हैं लोगों के द्वारा, ठीक है ना। जब इलेक्शन होते हैं तो लोग वोट डालने जाते हैं और वोट डालते समय अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं। संविधान ये गारंटी करता है कि जितने भी लोग एक पर्टिकुलर एज को फॉलो करते हैं उसके ऊपर के सभी लोग क्या करेंगे, आपके वोट डालने का राइट रखेंगे। तो वही वोट डालने का जो राइट होता है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। ये एक पर्टिकुलर एज ग्रुप से बड़े के लोग, चाहे वो किसी धर्म के हों, कास्ट के हों, किसी भी ग्रुप को बिलोंग करते हों, उनको वोट डालने का अधिकार होता है। संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी उसमें फ्रीडम स्ट्रगल चला था कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की एज कितनी रखी जाए, ठीक है ना। बहुत सारे ट्रेडिशनल कास्ट, जेंडर हायरार्कीज बहुत सारी हमारे भारत के अंदर अलग अलग तरीके की, तो बहुत इशू हो रहे थे। भारत ने डायरेक्ट रोल लिया इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट चुनेंगे और वही संविधान की पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, ठीक है ना, अपने सेंटर की पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे और स्टेट की लेजिस्लेचर के अंदर जाएंगे। वही रिप्रेजेंटेटिव अपने देश के लोगों का कंसर्न इशू सब अपने पार्लियामेंट के अंदर रखेंगे, लोगों के प्रति अकाउंटेबल रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब क्या, भारत का संविधान कहता है जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पर, तीनों लेवल पर ये तीनों आपको मिलेंगे, क्या ऑर्गन्स मिलेंगे। आपका लेजिस्लेचर होता है बेटा लॉ मेकिंग बॉडी, जो कानून बनाता है, और कानून बनाने वाले जो लोग होते हैं वही लोग होते हैं जिनको आप इलेक्ट करके रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर भेजते हो। दूसरा आपका होता है एग्जीक्यूटिव, जो आपके बने हुए कानूनों को लागू करवाता है, उनको फॉलो करवाता है, उनको इम्प्लीमेंट करवाता है, उनके द्वारा सरकार चलती है। आपके प्राइम मिनिस्टर की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपकी एग्जीक्यूटिव के अंदर आती है, पार्लियामेंट आपका लेजिस्लेचर के अंदर आता है। जुडिशरी में जुडिशरी आपका कोर्ट होते हैं, जो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, आपके मिलिट्री कोर्ट, ये सारे कोर्ट आपके जुडिशरी होते हैं। जो अगर कोई पावर का मिसयूज़ कर रहा है, आपके साथ अनजस्टिस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है, ज़्यादा एक्सरसाइज पावर कर रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस डाल सकते हो और आप जस्टिस प्राप्त कर सकते हो। जस्टिस प्राप्त करने का अधिकार आपको संविधान देता है। जुडिशरी ऑर्गन को इस मकसद के लिए फॉलो किया गया है। इन तीनों पावर, इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में बैलेंस बनाने की जरूरत होती है। इससे बैलेंसिंग रहेगा तभी सरकार चल पाएगी। जो वर्ड स्टेट है आपने इस चैप्टर में देखा है, स्टेट का मतलब केवल ये नहीं कि स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगी, लॉर्ड्स को एडमिनिस्टर करेगी, उनको फॉलो करवाएगी। गवर्नमेंट जो है इलेक्शन के समय चेंज होती रहती है, ऐसा नहीं कि एक ही गवर्नमेंट हमेशा रहेगी। जो स्टेट होता है वो रेफर करता है आपका पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आपके लोग होंगे जो सॉवरेन होंगे, उनका डेफिनेट टेरिटरी होगा, है ना। जैसे आप टेरिटरी का नाम लेते हैं, जैसे इंडियन स्टेट, नेपाली स्टेट। इंडियन स्टेट एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। यहाँ की जो गवर्नमेंट है इसका एक पार्ट है स्टेट। स्टेट का मतलब क्या है, एक से ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए हम स्टेट को यूज़ कर सकते हैं, इसको हम इंटरचेंजेबली चेंज नहीं कर सकते। चौथा आपका है फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट जो होते हैं ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन आपको देता है। कॉलोनियल रूल के समय में आपके बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स का हनन किया गया था, है ना। स्टेट जो थी उनके माइंड में नेशनलिस्ट जो थे उन्होंने इंश्योर करने की कोशिश करी थी कि हम लोगों को रिटन राइट्स देंगे जो लोगों को स्टेट के मिसयूज़ के अगेंस्ट में क्या होगा, मिलेगा। इंडिपेंडेंट इंडिया की पावर को हम बना के रखेंगे। फंडामेंटल राइट जो है ये लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी आर्बिट्री या किसी भी एब्सोल्यूट एक्सरसाइज, यानी अगर स्टेट कुछ भी ऐसा कर दे जो हमारे राइट्स को हनन करेगा, हमें फ्रीडम ना दे, हमें इक्वलिटी ना दे, हमारे अगर एक्सप्लॉयटेशन करे, है ना, रिलीजियस हमें नहीं दे, तो हमारे पास पावर है कि हम कोर्ट में जाके अपील करें और अपने राइट्स को क्या करें, प्राप्त करें। आपके फंडामेंटल राइट की लिस्ट दे रखी है। पहला आपका राइट टू इक्वलिटी है, दूसरा राइट टू फ्रीडम है, तीसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फिर राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फिर आपका कल्चरल एजुकेशनल राइट है, फिर आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज है। 6 आपके टोटल क्या है, राइट्स हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्रेस करना चाहती हैं, वो नहीं चाहती कि उनके ऊपर डोमिनेंट बिहेवियर हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना उसमें माइनॉरिटीज़ के लिए भी राइट है मेजोरिटी के खिलाफ में। अगर कोई भी मेजोरिटी का पर्सन माइनॉरिटी के खिलाफ किसी प्रकार का कोई भी काम करता है तो उसके खिलाफ भी इन लोगों को राइट दिया गया कि वो कोर्ट में जाके अपील करें और जस्टिस को प्राप्त करें। अम्बेडकर जी ने फंडामेंटल राइट्स को 2 ऑब्जेक्ट बताए थे। पहला ऑब्जेक्टिव बताया था कि हर सिटीजन को अपनी पोजीशन को मेंटेन करने का अधिकार है। दूसरा बताया था कि हर सिटीजन के पास में ये पावर है, ठीक है ना, कि वो बाइंडिंग भी है, कि वो दूसरी अथॉरिटी को भी पावर देते हैं कि वो कानून बनाए, लेकिन वो कानून उस तरीके से बनाए वो बाइंडिंग हो, लेकिन राइट्स को हनन न करें। दीज राइट मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी एंड हैज़ गॉट द पावर टू मेक लॉ।
दूसरी बात क्या है, फंडामेंटल राइट के अलावा कॉन्स्टिट्यूशन जो है आपको DPSP भी देता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। इस सेक्शन में क्या है, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो इंश्योर करते हैं कि सोशल और इकोनॉमिक रिफॉर्म होने चाहिए, और ये काम होगा आपके गवर्नमेंट के करने का। ये गवर्नमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जब भी वो कानून बनाएं, पॉलिसी बनाएं, तो वो ध्यान रखें कि DPSP का फॉलो वो करें। ये जस्टिसेबल नहीं है, यानी इनके खिलाफ आप कोर्ट में अपील नहीं कर सकते अगर इनमें से कोई सरकार फॉलो नहीं करती है तो। सेकुलरिज्म का मतलब होता है एक सेकुलर स्टेट, ऐसा स्टेट जिसका कोई अपना पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है, वो हर रिलीजन को मानता है, हर रिलीजन के लिए इक्वलिटी रखता है, यानी कि रिलीजन आपका कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंटेन किया गया है कि रिलीजन सारे होंगे, सभी रिलीजन के प्रति रिस्पेक्ट हो, लेकिन कोई एक रिलीजन आपकी सरकार का नहीं होगा। ठीक है, हमने ये समझा है कि हमारी कंट्री की हिस्ट्री में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया तो हमने देखा जो कॉन्स्टिट्यूशन है क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे आइडियल्स के लिए। तो जो भारत के लोग हैं या रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जैसे फुटबॉल वाला गेम था कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल हर गेम पर चेंज हो रहे थे, भारत का संविधान अमेंड होता रहता है, नई नई पॉलिसी आती रहती हैं, बहुत सारी चेंजेस आते रहते हैं, फंडामेंटल नेचर चेंज होता रहता है, लेकिन जो आपका बेसिक नेचर है, जो आपका बेसिक फंडामेंटल्स नेचर है, वो कभी भी आपके चेंज नहीं होते। जैसे कि लोगों से उनकी इक्वलिटी का अधिकार लेना, किसी भी चीज़ का अधिकार लेना, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। भारत के संविधान में बहुत सारे अलग अलग फीचर्स हैं, आप चिंता ना करें इस मूवमेंट को लेकर के। बहुत सारी अभी आगे की हायर क्लासेस में और भी चीज़ें आएंगी जो आपको इसके बारे में और अच्छे तरीके से बताएंगी। थोड़ा फंडामेंटल राइट पे देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी आपको इंश्योर करता है कि हर पर्सन के इक्वल है कानून के समक्ष, चाहे कोई बड़ी पोस्ट पे हो चाहे छोटी पोस्ट पर हो। अगर उन्होंने अगर एक ही प्रकार का क्राइम कराए तो दोनों को एक ही प्रकार की सज़ा दी जाएगी। किसी भी व्यक्ति को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, किसी रिलीजन कास्ट सेक्स के प्रति हर व्यक्ति के साथ इक्वलिटी फेस की जाएगी, चाहे वो पब्लिक प्लेसेस पर जा सकता है, हर व्यक्ति प्लेग्राउंड में जा सकता है, होटल में जा सकता है, शॉप पे जा सकता है। स्टेट कभी भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा एम्प्लॉयमेंट के मैटर पे, सभी व्यक्तियों को एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ परमिशन है, एम्प्लॉयमेंट लेने की परमिशन है, और किसी को भी अनटचेबिलिटी करने का अधिकार नहीं है, छुआछूत करने का अधिकार नहीं है। फ्रीडम मतलब आपको इंश्योर करता है कि आपको स्पीच देने का, एक्सप्रेशन करने का, एसोसिएशन बनाने का, फ्रीली कहीं पे घूमने का, रेसिडेंट करने का, मूवमेंट करने का, अपना कोई प्रोफेशन प्रैक्टिस करने का, ये सब का आपको अधिकार है। कोई भी नौकरी करने का आपको फ्रीडम है। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है अगर आपको कोई ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है, आपको ज़बरदस्ती खरीद रहा है, बेच रहा है, किसी प्रकार का ज़बरदस्ती फोर्स्ड लेबर करवा रहा है, आपको बच्चों को 14 साल से कम उम्र में उनको किसी भी हजार्डस्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर एम्प्लॉयमेंट करवा रहा है तो वो भी काम वो नहीं कर सकता है। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब है आपका कोई भी धर्म हो, आप हर धर्म को मान सकते हैं, उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसको प्रोफेस कर सकते हैं, उसको प्रोपोगेट कर सकते हैं, और किसी भी धर्म को अपनाने का आपके पास अधिकार है। कल्चरल एजुकेशनल राइट का मतलब क्या है, आपके पास पूरा राइट है, कोई भी माइनॉरिटी ग्रुप है तो वो अपना रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खोले, अपना लिंग्विस्टिक अपने कल्चरल आइडियाज़ को मेंटेन करके रख सकता है, उनको प्रिजर्व कर सकता है, उनके लिए अपने पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन खोल सकता है, उनको एडमिनिस्टर भी कर सकता है। अगर आपका कोई भी संविधान जो पीछे के 5 आपके जो फंडामेंटल राइट है, किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए, ठीक है ना, उनको अपना एग्री करवाने के लिए। ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये आपके 6 बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म हो जाता है। बार बार पढ़ें और उसको रिविज़न करें। ठीक है।